Hello students, welcome back to your online class. This is your BA थर्ड ईयर क्लास फॉर पॉलिटिकल साइंस। आज इस क्लास में हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज्य ऑफ तिलक पढ़ने वाले हैं। तिलक की स्वराज्य की अवधारणा। जैसा कि आपने सुना होगा पहले भी कि स्वराज्य मीन्स अपना राज्य। वो ब्रिटिश से क्या चाहते थे? तिलक उग्रवादी थे। वो चाहते थे कि हमें अपना स्वतंत्र राज्य मिले। यहाँ पर राज्य का सेंस है पूरा भारत देश, ठीक है। वो ब्रिटिश की हुकूमत में रहकर अपना राज्य नहीं चाहते थे, वो चाहते थे हमें ब्रिटिश से पूरी तरह से स्वतंत्रता मिल जाए, ठीक है। तो इस बारे में उन्होंने अपने विचार दिए थे, वो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, जैसा कि एक कोटेशन दी है तिलक ने, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा। In English, Swaraj is my birthright and I shall have it. Birthright जन्मसिद्ध अधिकार, मतलब जब से मैं पैदा हुआ हूँ तभी से मेरा ये अधिकार है कि हमारा अपना राज्य होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा, है ना। कि अभी नहीं है स्वराज्य मेरा, है ना, लेकिन ये मेरा अधिकार है तो मैं इसको प्राप्त करके रहूँगा। ये क्या है? तिलक की स्वराज्य की अवधारणा है। अब आइए और अच्छे से इसको समझते हैं। तिलक द्वारा प्रतिपादित स्वराज्य की अवधारणा अति व्यापक, मौलिक और सकारात्मक है। ये बहुत बड़ी है और पॉजिटिव है। उसकी व्याख्या उन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों स्तरों पर की है। और उन्होंने जो ये उद्घोष किया है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उससे ये सिद्ध किया है कि एक व्यक्ति के लिए ही ये जो स्वतंत्रता है, स्वराज्य की डिमांड है, वो एक व्यक्ति के लिए ही आवश्यक नहीं है, वरन वह उसके सर्वोच्च नैतिक विकास के लिए भी एक आवश्यक तत्व है। नैतिक विकास क्या होता है? मोरल डेवलपमेंट। उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपना राज्य मिले, हम किसी के कंट्रोल में नहीं रहें। उससे विभूषित होकर ही व्यक्ति अपना नैतिक और भौतिक सर्वांगीण विकास करने का लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। नैतिक दृष्टि से स्वराज्य के औचित्य को सिद्ध करते हुए तिलक ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में एक ईश्वरीय या दिव्य तत्व विद्यमान होता है, जिसे अनुभव करने के लिए उसके लिए आवश्यक है कि उसे स्वधर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। मतलब इंसान, ईश्वरीय गुण विद्यमान है इंसानों में, और वो उसे कब फील कर सकता है? जब उसे फ्रीडम मिले, ठीक है। वो अपने धर्म के अनुसार कुछ भी कर सके, तो वो जब उसे फ्रीडम मिलेगी तभी इंसान अपने ईश्वरीय गुण को प्राप्त कर पाएगा। और यह स्वतंत्रता उसे तभी प्राप्त हो सकती है जबकि ऐसी समाज व्यवस्था बनाई जाए जो स्वयं का संचालन धर्मानुसार करती हो, ठीक है। अगर जो आपका राज्य है वो धर्म के अनुसार चलेगा तभी तो उसकी जो प्रजा है वो धर्म के अनुसार चलेगी, ठीक है। अब आगे तिलक ने कहा है, तिलक ने स्वराज्य को एक नैतिक ही नहीं सामाजिक आवश्यकता भी सिद्ध किया है, क्योंकि मनुष्य नैतिक उत्थान के लिए उसके अनुरूप एक ऐसी स्वराज्य आधारित सामाजिक व्यवस्था की भी नितांत आवश्यकता है जो उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। मतलब अगर हम स्वतंत्र रहेंगे तभी हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे, ठीक है। उसके अनुसार स्वराज्य के अभाव में, मतलब अगर हम स्वतंत्र नहीं है, अपना राज्य नहीं होगा, तो क्या होगा? ना तो व्यक्ति का और ना ही उस सामाजिक व्यवस्था का जिसमें वह रहता है विकास संभव है। हम डेवलप्ड ही नहीं कर पाएंगे जब तक हमें स्वराज्य नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वराज्य ही उसे वे साधन और अवसर प्रदान करता है जिससे वे आर्थिक संपन्नता प्राप्त कर सके, ठीक है, और समाज में अपना सर्वांगीण विकास कर सके, ठीक है। तो कुल मिलाकर उसने क्या कहा है तिलक ने कि हम तभी अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं जब हमें स्वराज्य की प्राप्ति होगी। और स्वराज्य की सबसे पहले डिमांड करने वाले भी तिलक ही थे। इन्होंने ही कहा था कि हम पूरा राज्य अपने कंट्रोल में चाहते हैं, हम ब्रिटिश के कंट्रोल में रहकर अपना राज्य नहीं चलाना चाहते। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्वराज्य का मतलब क्या है? अपने राज्य को अपने कंट्रोल में रखना, ठीक है, किसी का गुलाम ना होना। ओके, नेक्स्ट इन्होंने बताया है स्वराज्य प्राप्ति के साधन, मीन्स ऑफ स्वराज गेन, कि हमें स्वराज मिल कैसे सकता है। आपको पता है जिस वक्त इनका जन्म हुआ था हम सब
गुलाम थे ब्रिटिश के, है ना, पूरा इंडिया ब्रिटिश का गुलाम था उस वक्त, ब्रिटिश हम पर हुकूमत करती थी। तो इन्होंने कुछ साधन बताए थे, मीन्स बताए थे जिससे हमें अपने स्वराज की प्राप्ति हो सकती है। अब हम उसको अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट वन इज भिक्षावृत्ति नहीं, संघर्षशीलता, मिलिटेंसी नॉट मेंडिकेंसी। इसका मतलब क्या है? अगर हम भिक्षावृत्ति मतलब भीख मांगेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हमें हमारा शासन दे दो, तो वो इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हमें कभी भी स्वशासन की प्राप्ति नहीं होगी। हमें अपना शासन कैसे मिलेगा? जब हम संघर्षशीलता मतलब लड़ाई करेंगे, ठीक है, अपनी आज़ादी के लिए लड़ेंगे, उनके साथ संघर्ष करेंगे, तभी हमें हमारे स्वराज्य की प्राप्ति हो सकती है। ओके, आपको पता है उदारवादी जो लोग थे वो भिक्षावृत्ति में बिलीव करते थे, वो रिक्वेस्ट करते थे, और जो उग्रवादी थे वो संघर्षशीलता में बिलीव करते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो हमें आसानी से आज़ाद नहीं होने देंगे, ठीक है, और ना ही कभी हमें हमारा स्वराज्य लौटाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी एंड बॉयकट। इसका मतलब क्या है? स्वराज्य हमें कैसे प्राप्त होगा? जब हम अपने देश में बनी चीज़ों का, ठीक है, स्वदेशी मतलब अपने देश की चीज़ों का यूज़ करेंगे, और विदेशी चीज़ का क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे, मतलब उनका यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, अगर हम उनके सामान का यूज़ करेंगे तो उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और हम लोग अपने ही सामान का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे इंडिया के लोग डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। तो इन्होंने किस पर जोर दिया? स्वदेशी पर, कि हम स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करें, उनको प्रयोग में ना लाएं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा, नेशनल एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा क्या होती है? राष्ट्र की शिक्षा। अगर हमें अपने राष्ट्र की शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी, जैसे हम किस राष्ट्र में रहते हैं, ठीक है, तो उसका अगर प्रचार प्रसार किया जाएगा तभी हम अपने स्वराज्य को प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है, सब में एकता आएगी। राष्ट्र शिक्षा में हमें ये सिखाया जाएगा कि हमें अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराना है। नेक्स्ट, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, मीन्स ऑफ एजुकेशन मदर टंग। हमें शिक्षा किस तरीके से मिल सकती है? जब हम अपनी लैंग्वेज में शिक्षा प्राप्त करें। हमारी मदर टंग आप सभी को पता है, जिस में हमारी फैमिली में बात होती है ना, वही हमारी मदर टंग होती है। आप देखोगे मोस्टली लोग हिंदी बोलते हैं, है ना, तो हिंदी हमारी मदर टंग है। तो इन्होंने क्या कहा कि हम इंग्लिश में ना सीख कर किस में सीखें? अपनी मातृभाषा में सीखें, क्योंकि अगर हम अपनी मातृभाषा से प्यार करेंगे मीन्स हम अपने राष्ट्र से प्यार करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने किस पर जोर दिया कि हमें एजुकेशन किस लैंग्वेज में मिलनी चाहिए? मदर टंग में, मातृभाषा में। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी राष्ट्रभाषा और लिपि, नेशनल लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। राष्ट्रभाषा क्या होती है? जो पूरे राष्ट्र की भाषा होती है। राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा योजना में राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय लिपि को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। उनका मानना था कि राष्ट्रभाषा में राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने की जबरदस्त शक्ति होती है। मतलब अगर हम राष्ट्रभाषा का यूज़ करेंगे और राष्ट्र की लिपि का यूज़ करेंगे तो हम लोग एक हो जाएंगे, एकता आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वो राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय लिपि पर जोर देते थे। आपको पता है हमारी राष्ट्रभाषा हम हिंदी को मानते थे और राष्ट्रीय लिपि देवनागरी को। ओके, नेक्स्ट, तकनीकी शिक्षा पर जोर। तकनीकी शिक्षा मीन्स टेक्निकल एजुकेशन। वो मानते थे कि हमें टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए, जिससे हम अपनी औद्योगिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। अगर हम पुराने ही तरीके पर रहेंगे, वही नॉलेज हमारे पास रहेगी, पुराने तरीके अपनाएंगे, है ना, टेक्नोलॉजी को नहीं सीखेंगे तो हमारा विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उन्होंने तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया और कहा हमें तकनीकी शिक्षा का प्रचार करना चाहिए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हेडिंग धार्मिक या नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन। धार्मिक या नैतिक शिक्षा का प्रावधान तिलक द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा योजना का एक अनिवार्य अंग था। तिलक
क्या मानते थे कि धार्मिक शिक्षा विद्यार्थियों के नैतिक विकास और चरित्र निर्माण में सहायक है। मतलब अगर हम धर्म की शिक्षा लेंगे, धर्म हमें क्या सिखाता है कि हम चरित्रवान बने, ठीक है, और अच्छा काम करें। तो इसलिए इन्होंने धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर भी जोर दिया था, ठीक है। और ईसाई, उस समय ईसाई धर्म का प्रभाव बहुत बढ़ रहा था, तो इससे वो बहुत ज़्यादा चिंतित भी थे, है ना। लोग हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना रहे थे, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, हमें धार्मिक शिक्षा प्रदान होनी चाहिए। नेक्स्ट है राजनीतिक शिक्षा, मीन्स पॉलिटिकल एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा योजना में एक अनिवार्य है कि हमें राजनीतिक शिक्षा होनी चाहिए कि हमारे जो राज्य है उसमें क्या क्या हो रहा है ना। क्योंकि अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। राष्ट्रीय जागृति की दृष्टि से वे इसे एक अनिवार्य साधन मानते थे तथा ताकि उसका प्रयोग करके वे देश के नवयुवकों को देश की तत्कालीन दुरावस्था के कारणों से परिचित करा सके। मतलब समाज में जो कुछ हो रहा था वो हमें कैसे पता चलेगा कि राजनीति में क्या क्या बुराइयां हैं, जब हमारे पास राजनीतिक शिक्षा होगी, ठीक है, जब हम राजनीति के बारे में अच्छे से जानेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेसिस्टेंस। इसका मीन्स क्या होता है, स्वराज्य प्राप्ति का तिलक के अनुसार चौथा और अंतिम साधन था ये, ठीक है, जो उदारवादियों के अनुन्नय विनय और क्रांतिकारियों के हिंसक साधनों के मध्य का साधन था। मतलब ना तो वो क्रांतिकारी बनना चाह रहे थे कि हमें भाई हिंसा करनी है, और ना ही उदारवादियों की तरह रिक्वेस्ट का समर्थन कर रहे थे, ठीक है। वो उन्होंने एक बीच का मार्ग निकाला जिसका मीन्स था निष्क्रिय प्रतिरोध। इसमें क्या था, हिंसक साधनों को अपनाए बिना जागृत जनशक्ति के माध्यम से जनता द्वारा स्वराज्य प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, कोई भी हिंसक साधन अपनाएंगे नहीं, मतलब वायलेंस नहीं करेंगे, ठीक है। और जनशक्ति के माध्यम से, मतलब लोगों को जागरूक करके और ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहिष्कार करके, है ना, उनको असहयोग करके, मतलब उनका सपोर्ट ना करके हम अपने देश को आज़ाद करा सकेंगे, ठीक है। तो ये सब उनके पॉइंट्स थे कि किस किस तरीके से हम स्वराज्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए तिलक के सामाजिक विचार। सामाजिक विचार क्या थे तिलक के, राजनीतिक विचारों की तरह सामाजिक विचार भी महत्वपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वे एक भारतीय स्वराज्य स्वतंत्रता के सेनानी ही नहीं वरन समाज सुधारक भी थे। उनका मानना क्या था, अगर हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां रहेंगी तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो वो किस पर जोर देते थे, वैसे तो वो मेनली सामाजिक सुधारों की अपेक्षा राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति को प्राथमिकता देते थे कि हमें समाज का सुधार तो करना है लेकिन राजनीतिक लक्ष्य की भी प्राप्ति करनी है। और राजनीतिक लक्ष्य क्या था हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति, ठीक है। और वो सामाजिक सुधारों के माध्यम से पश्चिमीकरण का विरोध करना चाहते थे। मतलब जो वेस्टर्न कल्चर हमारे यहाँ आ रहा था, ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो वेस्टर्न कल्चर ला रहे थे, तो वो उसका विरोध किस लिए करना चाहते थे, कैसे होगा उसका विरोध, जब हम अपने समाज को सुधार देंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनसे तिलक का मानना था कि हमें समाज को सुधारना चाहिए, ठीक है। और मेन तो यही है, अगर लोग जागरूक रहेंगे तो समाज सुधर जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।